एक एक बहुत ही आम लेकिन डरावना मंजर सोचिए। किसी ने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी लगाकर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। सारे कागजात सही हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ एकदम कानून के मुताबिक। लेकिन जब वो अपनी जमीन पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई और रह रहा है या किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो हैरान करने वाली है। भारत में आपकी जमीन का कागज आपको जमीन का मालिक नहीं बनाता। ये दो अलग अलग लड़ाइयां हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ पहली लड़ाई जीतकर सोचते हैं कि जंग खत्म हो गई। आज की इस गहरी पड़ताल में हम संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी इसी जटिल और सच कहूं तो दिल दहला देने वाली समस्या की तह तक जाएंगे। हाँ, और आज हम जो भी बात करेंगे वो हवा में नहीं है। हमने इसके लिए कई कानूनी विशेषज्ञों की राय और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसलों को खंगाला है ताकि लोगों तक सही और प्रैक्टिकल जानकारी पहुंचे। मकसद सीधा सा है, जमीन खरीदने वालों को उन छुपे हुए खतरों से सावधान करना जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं, ये समस्या आखिर होती ही क्यों है। जब सारे कागज सही हैं, रजिस्ट्री हो गई, तो कोई और जमीन पर कैसे आ सकता है। हमने जिन दस्तावेजों को देखा उनमें एक बात साफ थी कि इसकी जड़ में अक्सर बहुत मामूली गलतियां होती हैं। बिल्कुल, सबसे पहली और आम गलती है रियल एस्टेट एजेंटों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। देखिए, एजेंट का मकसद तो सौदा पूरा कराना है जिससे उसे अपना वो 2% कमीशन मिले। हाँ, उसकी दिलचस्पी तो इसी में है कि सौदा जल्दी से निपट जाए। एग्जाम वो आपको हर तरह से भरोसा दिलाएगा कि सब ठीक है, आप बस साइन कर दीजिए। और दूसरी गलती जो शायद इससे भी बड़ी है वो है खुद जाकर जमीन को न देखना। मतलब सिर्फ कागज देखकर दफ्तर में बैठकर सौदा तय कर लेना। हाँ, लेकिन मौके पर जाकर ये तसल्ली ही नहीं करना कि जमीन असल में खाली है भी या नहीं, उस पर किसी का नियंत्रण तो नहीं है। और यहीं से उस बुनियादी गलतफहमी की शुरुआत होती है जिसे समझना सबसे जरूरी है। क्या है वो? कानून की दुनिया में रजिस्ट्री यानी कानूनी मालिकाना हक और कब्जा यानी भौतिक नियंत्रण, ये दो पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग है। हाँ, आपकी रजिस्ट्री सिर्फ ये साबित करती है कि आप उस संपत्ति के कानूनी मालिक हैं। ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देती कि जमीन आपके नियंत्रण में भी है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास दुनिया के सबसे पक्के कागज हो सकते हैं, लेकिन अगर जमीन पर मेरा नियंत्रण नहीं है तो वो कागज एक तरह से अधूरे हैं। बिल्कुल। ये बात तो मुझे लगता है 99% लोगों को नहीं पता होगी। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता था कि जमीन पर कब्जा मतलब सीधा पुलिस केस। हाँ, यही सबसे बड़ी भूल है। जब किसी की जमीन पर कब्जा होता है तो वो सीधा पुलिस के पास भागता है। हाँ, कि पुलिस आएगी और कब्जा हटाएगी। और पुलिस कहती, साहब ये दीवानी यानी सिविल मामला है, फौजदारी नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाइए। ओह, पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि मालिकाना हक के झगड़े सुलझाना। तो वो बेचारा खरीदार एक ऐसी स्थिति में फंस जाता है जहां उसके पास कागज तो है पर जमीन नहीं। मतलब एक बार इस चक्कर में फंसे तो निकलना लगभग नामुमकिन है। ये जानने के बाद तो कोई भी डरेगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस स्थिति में फंसी जाए तो सही रास्ता क्या है? अगर कोई फंस गया है तो कानूनी रास्ता है सिविल कोर्ट में इंजेक्शन केस यानी इंजंक्शन सूट दायर करना। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही गंभीर और थका देने वाला मोड़ लेती है। कितना लंबा मोड़? इतना लंबा कि शायद सुनने वालों को यकीन न हो। इस विषय पर लिखने वाले विशेषज्ञ एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। क्या? ऐसे 95% मामलों में फैसला आने में 15 से 20 साल लग जाते हैं। 15 से 20 साल? हाँ, कभी कभी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक केस चलता रहता है। वकील मजाक में कहते हैं कि ऐसे केस में मुवक्किल नहीं बल्कि उसकी अगली पीढ़ी ही फैसला सुन पाती है। ये तो मजाक नहीं है, ये तो किसी की आधी जिंदगी होती है। मतलब न्याय की उम्मीद में इंसान की जिंदगी ही गुजर जाए और सिर्फ 5% मामलों का ही जल्दी निपटारा होता है। हाँ, सिर्फ 5% मामले ही ऐसे होते हैं जिनका समाधान 1 साल के अंदर हो पाता है। वो भी तब जब मामला बहुत सीधा हो, सबूत बहुत मजबूत हो और कोई बड़ा कानूनी पेच ना हो। लेकिन इस लंबी लड़ाई में एक और कानूनी दांव है जो कब्जा करने वाले के पक्ष में जा सकता है। क्या मतलब? इसे कहते हैं एडवर्स पोजेशन या 12 वर्षीय कब्जे का नियम। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून है जो गलत तरीके से कब्जा करने वाले की मदद कर सकता है? मतलब कानून खुद कब्जा करने वाले का साथ दे रहा है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये तो सुनने में ही गलत लगता है। ऐसा कानून बनाया ही क्यों गया? हाँ, ज्यादातर लोगों को ये अन्यायपूर्ण ही लगता है। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 65 में आता है।
इसके पीछे का मूल सिद्धांत ये है कि कानून उन लोगों की मदद करता है जो अपने अधिकारों को लेकर सजग हैं, ना कि उनकी जो सो रहे हैं। अगर कोई अपनी जमीन को 12 साल तक लावारिस छोड़ दे और कोई दूसरा व्यक्ति उस पर खुले तौर पर बिना किसी रोक टोक के और मालिक के अधिकारों के विरुद्ध काबिज रहे, तो कानून मानता है कि असली मालिक को अपनी संपत्ति की परवाह नहीं थी। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। कोई अपनी जमीन पर 12 साल तक नजर न रखे तो वो उसकी नहीं रहेगी? ये इतना सीधा भी नहीं है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तस्वीर साफ करते हैं। जैसे अमरिंदर प्रताप सिंह का एक मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सालों तक बैठे रहना ही काफी नहीं है। कब्जा शत्रुतापूर्ण यानी हॉस्टाइल होना चाहिए। हॉस्टाइल मतलब असली मालिक की जानकारी में और उसकी मर्जी के खिलाफ होना चाहिए। हाल ही में नीलम गुप्ता के मामले में भी कोर्ट ने इन्हीं शर्तों को दोहराया, लेकिन दिक्कत यह है कि इन सब चीजों को अदालत में साबित करने में सालों लग जाते हैं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है, लंबी कानूनी लड़ाई। बिल्कुल। इसीलिए विशेषज्ञों की भाषा में कहें तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी कब्जा वापस लेने में। ये सब सुनकर तो दिमाग सुन्न हो रहा है। साफ है कि इस कानूनी चक्रव्यूह में फंसने से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि एक बार फंस गए तो निकलना नामुमकिन जैसा है। तो फिर आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस जाल से बचने का तरीका क्या है? एक सुनहरा नियम है, एक मंत्र है जो हर जमीन खरीदार को याद रखना चाहिए। ओके, क्या है वो? पहले कब्जा फिर रजिस्ट्री। पहले कब्जा फिर रजिस्ट्री। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में इसे कैसे किया जाए? मान लीजिए मैं एक जमीन खरीद रही हूँ। एजेंट तो कहेगा, सर आप चिंता मत कीजिए, सब पेपर ओके हैं, आप बस रजिस्ट्री कर दीजिए, कब्जा तो मिल ही जाएगा। उस दबाव को एक आम खरीदार कैसे हैंडल करे? यही सबसे अहम पड़ाव है जहां आपको मजबूत रहना है। इसके कुछ व्यवहारिक कदम हैं। रजिस्ट्री की बात करने से पहले जमीन पर खुद जाएं। सिर्फ एक बार नहीं, अलग अलग समय पर कई बार जाएं। और वहां जाकर क्या देखना है? देखें कि जमीन तक पहुंचने का रास्ता साफ है या नहीं। आसपास के लोगों से दबी जबान में पूछें कि ये जमीन किसकी है, इस पर कोई आता जाता तो नहीं। अगर सब ठीक लगे तो विक्रेता से साफ बात करें, उसे एक छोटी अग्रिम राशि जिसे टोकन मनी कहते हैं दें, और जमीन पर भौतिक कब्जा स्थापित करने का अधिकार लें। और भौतिक कब्जा स्थापित करने का सबसे पक्का तरीका क्या है? सबसे ठोस तरीका है उस जमीन पर तुरंत बाउंड्री वॉल यानी 4 दीवारी बनवाना। अच्छा। संपत्ति किसी के नियंत्रण में है। ये एक तरह से आपकी जमीन पर आपका ताला लग जाने जैसा है। और जब बाउंड्री बन जाए, कब्जा सुरक्षित हो जाए, उसके बाद ही पूरा भुगतान और रजिस्ट्री। बिल्कुल। तीसरा और आखिरी कदम यही है, जब आपकी 4 दीवारी बन जाए और भौतिक कब्जा पूरी तरह से आपके हाथ में आ जाए, तभी आप विक्रेता को पूरा भुगतान करें, और वो भी बैंकिंग चैनल से, आरटीजीएस या चेक से। हाँ, और उसके बाद ही रजिस्ट्री अपने नाम पर करवाएं। ये क्रम तोड़ना नहीं है, पहले कब्जा, फिर पूरा भुगतान और फिर रजिस्ट्री। और अगर कोई विक्रेता या एजेंट इस पर आनाकानी करे, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है और उस सौदे से दूर हो जाना ही बेहतर है। ये तो हुई कब्जे की बात, लेकिन जमीन के कागजों में भी तो कोई पुराना पेंच हो सकता है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए आपको संपत्ति की जन्म कुंडली निकलवानी होगी। ये कब्जे जितना ही जरूरी कदम है। जन्म कुंडली मतलब इस संपत्ति की पूरी कानूनी जांच, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। एक मिनट, आपने कहा कि कम से कम 20 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए, जिसे 2 फसली भी कहते हैं। क्या ये वाकई में संभव है? हमारे सरकारी दफ्तरों में इतने पुराने रिकॉर्ड आसानी से कहाँ मिलते हैं? ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और यहीं एक विशेषज्ञ सिविल वकील की भूमिका आती है। ये काम आप खुद नहीं कर सकते। एक अच्छा वकील जानता है कि ये रिकॉर्ड कहाँ और कैसे मिलेंगे। उसे ये जांच करनी होगी कि 1. क्या जमीन वाकई उसी व्यक्ति के नाम पर है जो उसे बेच रहा है? ठीक है। 2. क्या इस जमीन पर कोई पुराना मुकदमा, बैंक का लोन या कोई और कानूनी विवाद तो नहीं चल रहा? और 3, अगर जमीन के मूल मालिक की मृत्यु हो चुकी है, तो क्या जो लोग इसे बेच रहे हैं वे उसके असली कानूनी उत्तराधिकारी यानी वारिस हैं? इन सब सवालों के जवाब हाँ में होने चाहिए, तभी सौदा सुरक्षित है। एकदम। और लेनदेन के तरीके के बारे में भी कुछ ध्यान रखना जरूरी है। छोटे शहरों और गांवों में आज भी नकद का बहुत चलन है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। नकद भुगतान से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इसका कोई ठोस कानूनी सबूत नहीं होता। सही बात है। कल को अगर कोई विवाद होता है तो ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपने पैसा दिया भी था या नहीं। हमेशा बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल करें। इससे लेन देन का एक पक्का और कानूनी रिकॉर्ड बनता है, जो अदालत में एक मजबूत सबूत होता है।
इन सब कानूनी और वित्तीय बातों के बीच हम उस मानवीय पहलू को नहीं भूल सकते जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। ज्यादातर लोगों के लिए यह उनकी जिंदगी भर की कमाई का निवेश होता है। इसके साथ बहुत सारी भावनाएं और भविष्य के सपने जुड़े होते हैं। बिल्कुल। एक विश्लेषण तो ये भी दावा करता है कि ऐसे जमीनी विवादों के तनाव के कारण लगभग 70% मामलों में लोगों को हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आंकड़ा दिल दहलाने वाला है और यह दिखाता है कि यह सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, यह जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। कानून भी इस मानवीय पहलू को समझता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 55 के तहत यह विक्रेता का कानूनी दायित्व है कि वह खरीदार को क्लियर टाइटल यानी साफ मालिकाना हक और वेकेंट पोजेशन यानी खाली कब्जा सौंपे। इसका मतलब अगर बेचने वाला ये बात छुपाता है कि जमीन पर किसी और का कब्जा है तो ये कानूनन एक धोखाधड़ी है। बिल्कुल। अगर विक्रेता जानबूझकर जमीन पर किसी तीसरे पक्ष के कब्जे की जानकारी छुपाता है तो खरीदार के पास उसके खिलाफ अनुबंध को पूरा करवाने और हुए नुकसान के लिए हर्जाने की मांग करने का कानूनी अधिकार है। लेकिन इसमें भी तो अदालती चक्कर ही काटने पड़ेंगे, लड़ाई तो यहाँ भी लंबी होगी। हाँ, लड़ाई यहाँ भी है और ये भी आसान नहीं है। सरदामिनी कंदप्पन जैसे सुप्रीम कोर्ट के मामले दिखाते हैं कि अदालत में खरीदार को भी ये साबित करना होता है कि वो अपनी तरफ से अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार था। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि बचाव ही एकमात्र और सबसे अच्छा उपाय है। उस स्थिति में आने से ही बचना है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को अगर समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, रजिस्ट्री और कब्जा दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों पर आपका नियंत्रण होना जरूरी है। सिर्फ कागज से काम नहीं चलेगा। सही। दूसरी, अगर कब्जा हाथ से निकल गया तो कानूनी रास्ता बहुत लंबा, खर्चीला और मानसिक रूप से तोड़ देने वाला है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो सुनहरा मंत्र, पहले कब्जा फिर रजिस्ट्री। हाँ, पहले चारदीवारी फिर बाकी का भुगतान। और चौथी, किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले एक विशेषज्ञ सिविल वकील से जमीन की जन्म कुंडली जरूर करवाएं। ये सारी बातें एक खरीदार को बहुत मजबूत बनाती हैं और उसे एक बड़े धोखे और जिंदगी भर के पछतावे से बचा सकती है। समापन से पहले एक विचार सोचने के लिए छोड़ते हैं। बताइए। हमारी पूरी चर्चा इस पर केंद्रित रही है कि एक खरीदार को क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्थिति एक ज्यादा बड़ा और बुनियादी सवाल भी उठाती है। क्या? जब रजिस्ट्री जैसा एक सरकारी और कानूनी दस्तावेज भी किसी को उसकी जमीन पर भौतिक कब्जे की गारंटी नहीं दे सकता, तो क्या हमें संपत्ति पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया में ही सुधार की जरूरत नहीं है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब सिस्टम में ही कहीं कोई कमी है। बिल्कुल। सोचिए, क्या ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जहां किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले खाली कब्जे का भौतिक सत्यापन एक सरकारी अधिकारी द्वारा अनिवार्य कर दिया जाए? जैसे एक पटवारी या तहसीलदार की रिपोर्ट लगे। हाँ, कि हाँ, मौके पर जमीन खाली है और खरीदार के नियंत्रण में दी जा रही है, ताकि जो कागज पर दर्ज हो वही जमीन पर भी हकीकत हो। शायद तभी जाकर आम इंसान की जिंदगी भर की कमाई वाकई में सुरक्षित हो पाएगी।